I come? Yes, come in. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. बैठ बैठ जाइए। सो निशा कुमारी जी, Yes, ma'am. आपका मदर टंग खोरठा है हाँ मैम। और लैंग्वेज पेपर भी आपने खोरठा लिया हाँ मैम। है ना? तो खोरठा में आप अपना परिचय दें। मैम जैसा कि आपने बताया हमारा नाम निशा कुमारी छिके। हम देवघर जिला के रहे वाला छिके। हम अपन स्कूल के पढ़ाई अपने गांव के गवर्नमेंट स्कूल से करल छिए। ओकर बाद हम अपन ग्रेजुएशन के पढ़ाई RDBM कॉलेज देवघर से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में करल छिए। फिर हम अपन पोस्ट ग्रेजुएशन के पढ़ाई JNU नई दिल्ली से पॉलिटिकल साइंस में करल छिए। उसके बाद हम नेट JRF के परीक्षा क्वालिफाई करल छिए। फिर मधुबनी पेंटिंग करना, मंडला पेंटिंग करना ये हमार हॉबी लगे। और हाल ही में हम BPSC के मेंस लिखल छिए और अभी आप सभी के समक्ष हम JPSC के साक्षात्कार दिए खातिर उपस्थित छिए। आपकी हॉबी मधुबनी पेंटिंग भी आप करती हैं, मंडला पेंटिंग भी करती है, दोनों में क्या अंतर है? मधुबनी पेंटिंग मिथिला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, बिहार के मिथिला के क्षेत्र में। मंडला पेंटिंग एक तरीके से बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। उसमें जो है मेडिटेशन वगैरह के बारे में मतलब ध्यान को लेके किया जाता है कि ध्यान को भगवान बढ़ा। बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं को। हाँ। और जहाँ तक मधुबनी पेंटिंग की बात है तो उसमें प्रकृति का एक तरीके से बिहार में जो ये राम और सीता के मतलब विवाह के टाइम स्टार्ट किया गया था। और इसमें माइथोलॉजिकल मतलब स्टोरी का ज़्यादा वर्णन रहता है, प्रकृति के चीज़ों का वर्णन रहता है। जबकि मंडला पेंटिंग में जो है एक तरीके से ब्रह्मांड का चित्रण रहता है और सकेंद्रीय वृत्त को बनाया जाता है उसमें, ताकि एक तरीके से ध्यान को लाया जाए और तनाव से मुक्ति मिले ऐसा। ओके, ये जो मधुबनी पेंटिंग है इसकी कितनी शैलियाँ? मधुबनी पेंटिंग के 2 प्रकार मुझे पता है, शैली तो मैं नहीं बता प्रकार नहीं, मैं शैली पूछ रही हूँ। शैली मुझे नहीं चलिए पता 2 है। प्रकार बताइए। पहला तो भित्ति चित्र होता है और दूसरा जो है वो अरिपन होता है। हड़ीपन हुँ। होता है। भित्ति चित्र को और किस नाम से जाना जाता है? अभी तो मैं नहीं सोच पा कोहबर हम लोग विवाह में सुनते हैं, वही है क्या हाँ भित्ति चित्र? हाँ, कोहबर भी होता है उसमें, एक तो कोहबर हो गया और दूसरा दीवार पे जैसे हम लोग और भी चीज़ों का पेंटिंग कर सकते हैं, वो अलग होता है। कोहबर जो होता है वो विवाह के टाइम जो है वर-वधू का जो जोड़ा होता है, उनके मतलब रूम में ऐसे बनाया जाता है। ओके, इसमें प्रतीक का क्या अर्थ होता है? प्रतीक का तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ मैम आपका क्वेश्चन को, सॉरी। नहीं जानकारी है। क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ कि प्रतीक। मधुबनी पेंटिंग में हुँ, प्रतीकों का प्रयोग किया जाता हुँ। है ना? तो ये प्रतीक का क्या अर्थ होता है? प्रतीक एक तरीके से मधुबनी पेंटिंग में मैम जैसे सूर्य भगवान का चित्र बनाया जाता है, कहीं पे चंद्रमा का चित्रण होता है। छठ पूजा के टाइम जैसे छठ पूजा का चित्रण होता है, तो इस तरीके से प्रतीक का मैं मीनिंग नहीं समझ पा रही हूँ मैम बढ़िया से। मीनिंग चलिए लास्ट में हम लोग आपका जब फीडबैक सेशन देंगे तब। अच्छा, इसमें भरनी भरनी शब्द आता है, यह किस लिए आता है? भरनी अभी मैं याद नहीं कर पा रही आप याद नहीं कर पा रही हैं, कोई बात नहीं है। झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप चुनी जाती हैं, हूँ। यस तो मैम। यह जो मधुबनी पेंटिंग है बिहार की है, शैली मांडला है और भी जगह, तो इन सभी चीजों को बढ़ावा देने के लिए और इससे जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं वो सशक्त हों, अर्थोपार्जन कर सके, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगी? सबसे पहला चीज़ तो मैम ये होगा कि मैं सोशल मीडिया पे एक तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने की कोशिश करूँगी। दूसरा है कि अगर सरकार की तरफ से कला के क्षेत्र में कोई फंडिंग है उस तरीके से, तो मैं उधर कोशिश करूँगी कि इसको मतलब एक तरीके से प्रोत्साहन मिल सके, वित्तीय फंडिंग मिल सके एक तरीके से। दूसरा है कि इसके लिए प्रदर्शनी आयोजित करने का काम करूँगी, ताकि एक तरीके से जो कलाकार हैं उनको भी एक पहचान मिले और बाकी जो वो बना रहे हैं जो चीज़ों को, जो पेंटिंग्स को बना रहे हैं, उसका भी एक तरीके से खरीद-बिक्री हो सके, ताकि मतलब एक तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो और रोज़गार भी सृजित हो। ओके, आते हैं करंट पे थोड़ी बातें। ठीक है। मोदी जी के कैबिनेट में कितनी महिला मंत्री हैं? ये एग्ज़ैक्ट याद नहीं है मैम, झारखंड से बस मुझे एक याद है कि अन्नपूर्णा देवी जो है वो महिला श्रीमती है। अन्नपूर्णा देवी जी हैं, है ना? तो कहाँ की है ये अन्नपूर्णा देवी जी? ये कोडरमा से हैं जहाँ। कोडरमा से है। अभी यह जो हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंधु हुआ था,
तो इसके बाद एक एसएमएस योजना लागू की गई है। तो क्या है ये एसएमएस योजना? सॉरी मैम, कौन सी योजना? एसएमएस। एसएमएस योजना, ये नहीं, मैंने नहीं सुना है मैम इसके। ओके, चलिए कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से देवघर के बारे में। हमारे यहाँ जो बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, इसे छोड़कर बताएं कि क्या ऐसा है, अगर आपको एज ए डीसी आपकी पोस्टिंग होती है तो कुछ अगर मेहमान आते हैं ऑफिशियल लेवल पे, आप उन्हें घुमाना चाहेंगी और वहाँ की संस्कृति को, कला को आप बता। देवघर में मैम तपोवन मंदिर है, दूसरा त्रिकूट पर्वत है, और फिर सत्संग आश्रम है देवघर में, बाकी नंदन पहाड़ है। ये 3-4 जगह है जो मतलब देवघर में पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मैं वहाँ मतलब उनको क्या घूमना चाहूँगी। इतिहास है, मान लीजिए नंदन पहाड़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो? नंदन पहाड़ का पौराणिक कथाओं में ऐसा है कि शिव भगवान के जो अ, मतलब एक तरीके से वाहन या कुछ ऐसे बोला जाता है, एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, कि नंदी भगवान के नाम पे ही उस नंदन पहाड़ का नाम रखा गया है। वो पिकनिक के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है नंदन पहाड़। और जैसे तपोवन मंदिर की बात करें तो वहाँ इन पे नंदन पहाड़ में ऐसा क्या है कि आप उन्हें लेकर जाएंगे? ऐसा कुछ खास नहीं है तो मैम, पिकनिक मतलब मनाने घूमने तो जाएंगे नहीं हम ऑफिसर्स के साथ, है ना? तो तपोवन वगैरह जा सकते हैं तो वहाँ आप से। तपोवन जा हम्म। सकते हैं, तो तपोवन के बारे में बता दें। तपोवन में जैसे गुफा का मंदिर है, वहाँ पे सीता माता ने, ऐसा माना जाता है कि सीता माता ने वहाँ पे तपस्या की थी, तो एक तरीके से आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है वहाँ पे जाके, ये ओके हो सकता है। निशा जी, थैंक हम्म। अ, निशा जी, आप टैग बोर्ड से पढ़ी यस मैम। और आपने अपने इसमें भी लिखा है कि आपकी फर्स्ट चॉइस जेएसएस है और उसके बाद जेईएस हम्म। सेकंड चॉइस के लिए। यस। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर आपकी पोस्टिंग वीडियो के रूप में कहीं टॉप पे होती है तो क्या एजुकेशन में सुधार के लिए आप क्या कर पाएंगी? एजुकेशन में सुधार के लिए सबसे पहले तो मैम मैं स्कूलों का निरीक्षण करूँगी, वहाँ अच्छा। पे ये देखने की कोशिश करूँगी कि क्या चीज़ कमियाँ हैं, जैसे स्टूडेंट के लेवल पे भी कि क्यों बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा ये है कि शिक्षक के स्तर से क्या कमी हो रही है, एक तरीके से वो क्यों बच्चों को स्कूल में मतलब जैसे उनका ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, या फिर वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेके क्या कमियां रही हैं, जैसे जेंडर को लेके मान लीजिए कि अगर टॉयलेट वगैरह भी एक तरीके से सेपरेट नहीं है, तो उन सब चीज़ों पे काम करूँगी। बाकी जो भी फंडिंग है झारखंड सरकार के द्वारा, अगर शिक्षा को लेके जो है, तो उसमें कहाँ कोई बाधाएं आ रही है अगर कोई चीज़, तो उन सब चीज़ों पे मैं एक तरीके से काम करने की कोशिश करूँगी। चलिए, और एक जब टैग बोर्ड की बात करें तो आप मुझे दो अच्छाई बताइए जो जैक बोर्ड में आपको मिली और दो कमी जो जिसमें सुधार होनी चाहिए। जैक बोर्ड का एग्जाम आपने 10th में भी दिया, 12th में भी दिया, यस मैम। तो दो अच्छाई और दो कमी दोनों बताइए जो जिसका सामना भी आपने किया होगा। मैम तो सोचने के लिए थोड़ा सोचना वो चाहिए। चाहिए। चलिए ठीक है, ऐसे कोई रैंडम आपको आपके दिमाग में नहीं आ रहा? नहीं, अभी अच्छा, तुरंत कोई ऐसे बात तो नहीं। नहीं है। तो चलिए अब एक चीज और बता दे, थोड़ा करंट की भी बात हो जाएगी और ये भी। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, यस मैम। उस पॉलिसी जो उस कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन सर, श्री कस्तूरी रंगन सर, ऐसे कुछ नाम अच्छा, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा को बिल्कुल बदल दिया गया था। यस मैम। है ना? तो उसको अभी जो क्लास की जो प्रणाली होगी वो कौन सी होगी, मतलब किस 5+3+3+2 प्लस की टू? प्रणाली। 5+। यस मैम। देख लीजिए, बताएंगे इसको। और इसमें 5 क्या है? 1 से 5 तक की पहले जो शिक्षा है, उसके बाद 5 से 8 क्लास का बोर्ड है, फिर 11 तक है, 8 से 11 तक, और उसके बाद मैम मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रही। चलिए, तो अब बताइए, आप देवघर से हैं, वो संथाल में है,
तो एक संथाल के पर्व के बारे में आप मुझे बताइए, जो वहाँ का जो त्योहार जो है, जो लोकल पर्व जैसे कहते हैं ना, सरहुल पर्व, तो संथाल में मुख्य रूप से कौन सा मुख्य त्योहार है जो मनाते हैं वहाँ के लोकल? सोहराय मैम। अच्छा, सोहराय के बारे में कुछ बताइए। सोहराय जो है वो दीपावली के समय मनाया जाता है, हम्म, और ये मेनली जो है वो पशु पक्षी जो भी हैं, मतलब जो एक तरीके से गाय भैंस जो लोग रखते हैं, तो एक तरीके से उनका प्रकृति का पूजा करना, या उनका एक तरीके से धन्यवाद अदा करने के लिए मतलब उसको मनाते हैं एक तरीके से। तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें उनका जो भी है, जो गाय या मवेशी जो लोग रखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। हम्म, फिर गीत और फिर जो नृत्य हैं वो लोग वैसे परफॉर्म करते हैं उस समय पे। प्रकृति संरक्षण को लेकर आपका क्या कदम रहेगा जब आप किसी भी पोस्ट पे, मतलब चाहे जेएस के रूप में हो या जेईएस के रूप में हो, तो प्रकृति संरक्षण या आप अपने एक पर्सनल एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते भी आपको क्या लगता है कि प्रकृति को बचाने के लिए, खासकर हमारे झारखंड में, कहाँ पे प्रकृति का दोहन हो रहा है और उसको रोकने के लिए या उसके संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला चीज़ तो जो है मैम वो जल संरक्षण का है। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है। दूसरा प्रदूषण की समस्या है, जैसे ये इसमें जल प्रदूषण भी आ जाएगा, बाकी वायु प्रदूषण की भी समस्या है, तो इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और फिर जैसे पेड़ पौधों का भी मतलब एक तरीके से औद्योगिकरण काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो उससे पेड़ पौधों की भी कटाई एक बहुत मतलब मतलब एक तरीके से उनका शोषण हो रहा है प्रकृति का। पहले जो था प्रकृति के प्रति मातृत्व का भाव रखा जाता था, अब उनको शोषण के तरीके से देखा जा रहा है, तो वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। लोगों को खुद ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ को आज हम ख़त्म कर रहे हैं, तो कल वो चीज़ हमको मतलब हमारे जो मानव का जो अस्तित्व है उसको ख़त्म कर देगा। तो इस हिसाब से मैं लोगों को जागरूक करने का भी कोशिश करूँगी, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो या मेरा कोई सरकारी कार्यक्रम हो, तो उसके बेसिस पे भी। बाकी जैसे हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो ऐसे थीम को आयोजित करके, एक तरीके से डे को आयोजित करके फिर लोगों को उसके बारे में, प्रकृति के महत्व को बताने का कोशिश करूँ। आपको क्या लगता है कि ये डे दिवस मना लेने से कहाँ तक, चाहे हम महिला दिवस मना के महिला का या पर्यावरण दिवस मनाकर हम पर्यावरण का संरक्षण में कहाँ तक भूमिका निभाते हैं, या आपको कितना लगता है ये जमीनी तौर पे कितना उस चीज को, उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है? 100% तो नहीं मैम, लेकिन जहाँ तक बात है 70-80% तक हम लोग उस चीज़ को अचीव करते हैं, और बाकी कुछ कमियां हैं तो उसको ज़रूरत है कि उसको टैकल किया जाए, और मतलब समय के अनुसार धीरे धीरे उस पर अगर काम किया जाए तो मुझे लगता है कि ये बेहतर मतलब एक तरीके से इनिशिएटिव है, पहल है किसी भी दिवस को मनाने का, और इससे बेहतर कार्य किया जा सकता है। मुख्यतः क्या चीजें होती है अगर हम किसी दिवस को मनाते हैं, तो इससे लोगों में मतलब क्या परिवर्तन आता है? तरीके से एक लोग परिवर्तन बताइए। लोगों में जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ है जो आती है। अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में नहीं भी पहले से ज्ञान हो, हम्म, तो उनको कोई डे मनाने पे उनको पता चलता है कि इस चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व। अभी मेरा बस दो प्रश्न करंट से है, जो लास्ट ही होगा, कि इसी से संदर्भ में है। पहला कि एक जो पर्यावरण दिवस या एक मिशन लाइफ योजना शुरू की गई, यस मैम। उसके बारे में कुछ बताएंगे? मिशन लाइफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये कोप 26 हुआ था पेरिस समझौता के तहत, जिसमें जलवायु परिवर्तन मतलब जलवायु को एक तरीके से संरक्षित करने की बात कही गई थी, और उसी के तहत जो है पर्यावरण को संरक्षित करने को लेके, और पंचामृत करके एक संकल्प भी हुआ था, जिसमें कि कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको कम करना, बाकी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को बढ़ाना, इन सब सारे चीज़ों पे बात की गई थी। तो उसी के तहत मिशन लाइफ परियोजना को स्टार्ट किया गया था 5 जून 2022 को, जहाँ तक मैं याद कर पा। इसके तहत अभी कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं जो बहुत प्रसिद्ध है और हमारे प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा ये चलाया भी गया है? कोई एक योजना एग्जैक्टली जो स्कूली बच्चों से लेकर सब तरफ इस
एक पेड़ माँ के नाम, जहाँ तक वो मैं, क्या है एक पेड़ माँ के? उसके तहत मैम एक पेड़ लगाया जाता है, और इससे ज़्यादा मैं नहीं ठीक सोच है, पा कोई रही बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन, हूँ। इस अभी विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय कौन से पेड़ को लगाए? ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। सिंदूर। सुना था मैम, ठीक है। ओके, तो निशा, यस सर। क्या अर्थ है आपके नाम का? सर मेरे नाम का अर्थ रात्रि है, और दूसरा अर्थ शांति भी है। तो रात्रि मतलब अंधेरा से संबंधित है। यस सर। तो झारखंड में प्रशासनिक सेवा में आके जो अंधेरा फैला हुआ है लोगों के जीवन में, उसको कैसे दूर करेंगी? मुझे 5 केवल पॉइंट्स बता दीजिए, प्रायोरिटीज क्या होंगी आपकी? पहला प्रायोरिटी तो सर महिला सशक्तिकरण को लेके रहेगा। सेकंड? दूसरा ट्राइबल एरियाज में काम करने का सोचा है। ठीक है। उसके बाद सर शिक्षा को लेके भी काम करने को सोचा है। हम्म, और फिर सर जो ओल्ड एज लोग हैं, एक तरीके से उनका काफ़ी, मैंने जहाँ तक, मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हम्म, हूँ, मैंने वहाँ पे देखा है कि काफ़ी उनको एक तरीके से दम झेलना पड़ता है अपने घर में ही। तो उनके लिए अगर सरकार की कोई योजनाएं हैं, ठीक है। तो मैं उस दिशा में मतलब कुछ काम करना चाहती और पांचवा? हूँ। सॉरी सर, पांचवा, फिफ्थ? फिफ्थ तक नहीं सोच पा रही हूँ अच्छा, अभी। अभी आपने ओल्ड एज पीपल की बात की, हम्म, तो जेपीएससी मेंस में आपने ओल्ड एज पीपल के प्रोटेक्शन के लिए लॉ सिलेबस में है आपके, तो वो जो कानून है उसके बारे में जानती हैं? कुछ उसके एक दो प्रोविजंस बता सकती हैं? अभी तुरंत तो सर अच्छा, मैं कोई नहीं बात सोच पा रही नहीं। हूँ। मधुबनी की बात की, मुझे जहाँ तक ध्यान में, बिहार में किसी महिला को मधुबनी कला को अ, विश्व स्तर पे प्रख्यात करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राइट? यस सर। तो क्या नाम है उनका? उनका नाम पढ़ा है सर, पर भूल जा रही हूँ, अभी तुरंत नहीं याद अच्छा, कर कोई पा रही बात नहीं। और अभी आपने मैम से बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो स्ट्रक्चर उसका 5+ क्या बताया था? हूँ। 3+3+, उसके बाद सर मैं भूल रही हूँ, मुझे उस याद पर नहीं। 4 क्लासेस बता सकती हैं? ये 5+3+3+4 ये कौन कौन से एज और क्लास, किस एज के बच्चों को कवर करेगा और कौन कौन से क्लास तक? सर एग्जैक्टली मैं अभी याद नहीं कर अच्छा, पा कोई रही बात नहीं है। इस साल एनवायरमेंट डे मनाया गया, उसकी भी आपने चर्चा की, हूँ। थीम यस क्या था एनवायरमेंट डे का? सर, ये हाल का था तो मैंने पढ़ा अभी तो नहीं। 2-3 दिन पहले मनाया गया। मैंने पढ़ा नहीं था सर अच्छा, इसलिए। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? हाँ सर। दो सबसे प्रमुख न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर में क्या है? पहला तो सर ट्रम्प और एलन मस्क के बीच जो विवाद चल रहा है। हम्म, और दूसरा सर, अभी कास्ट सर्वे को लेके मैंने कल पढ़ा था। ये आज मैं पूछ रहा हूँ, आज के न्यूज़पेपर में और कुछ न्यूज़ झारखंड के बारे में, देश के बारे में, कहीं कुछ भी ऐसा आपने अगर देखा हो? अच्छा, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो विवाद चल रहा है उसका भारत पे कैसे असर पड़ सकता है, कुछ आइडिया है क्या? तो पॉलिटिकल साइंस रहा, जियो पॉलिटिक्स तो आपने पढ़ा होगा थोड़ा, यस तो सर। कैसे इंडिया को कैसे प्रभावित करेगा वो? सर जहाँ तक बात है ट्रम्प और एलन मस्क के विवाद की, तो वो एक बिल को लेके विवाद है, और हम्म, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो टेस्ला कंपनी बनाती है, हम्म, तो उसको लेके विवाद है। और अगर इसमें कुछ होता है तो निश्चित तौर पे, जैसे भारत में भी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफ़ी प्रचलन है, हम्म, तो इसको लेके मतलब एक तरीके से डायरेक्ट प्रभाव पड़ सकता है भारत पे सर। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस से आपने ग्रेजुएशन भी किया है, यस सर। पीजी भी किया है, यस। तो एक सवाल तो ये कि एसकेएमयू दुमका से आपने ग्रेजुएशन किया, तो फिर यस सर। पीजी के लिए आपको जेएनयू क्यों जाना पड़ा? सर मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना था, और मैं हम्म, काफ़ी इंट्रोवर्ट थी यहाँ पे, हम्म, और एक तरीके से जेएनयू मुझे इसलिए भी जाना था क्योंकि मेरा शुरू से ही था कि किसी ऐसे जगह पे जाना है जहाँ पे मैं कुछ लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट कर पाऊँ, और मुझे हम्म, थोड़ा और ज़्यादा बेटर मतलब माहौल मिल अच्छा, सके यहाँ से। तो जेएनयू के बारे में एक दो सवाल है मेरे। पहला तो ये जेएनयू को लेके एक सामान्य अवधारणा है कि लेफ्ट विंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है वहाँ, और कई बार ये भी आरोप है, लोग लगाते हैं कि उससे देश को कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। आपका क्या विचार है इसमें? सर जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैंने जेएनयू में जो अनुभव किया है, मुझे लगता है जेएनयू सर एक मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो
भी नैरेटिव्स बनाए गए हैं। एक तरीके से थोड़ा बहुत मीडिया का भी इसमें रोल रहा है। और मुझे जहाँ तक लगा है सर, मैंने देखा है कि जेएनयू एक तरीके से हमारे संविधान का जो आर्टिकल है 46, जिसमें कि आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात कही जाती है, तो उसको जेएनयू एक तरीके से मतलब धरातल पे लाने का काम कर रहा है। और बाकी हमारा जो प्रियम्बल है जो सोशल जस्टिस की बात करता है, तो जेएनयू पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहला ऐसा इंस्टीट्यूट मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो क्वार्टाइल पॉइंट्स देता है। डेप्रीवेशन पॉइंट्स भी उसको बोलते हैं, कि जो हमारे देश का जो पिछड़ा जिला है वहाँ के बच्चों को एक स्पेशल पॉइंट देता है। तो कहीं ना कहीं वो सोशल जस्टिस जो हमारे प्रियम्बल में लिखा है, तो उसको भी सही करने का काम कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि जेएनयू कहीं से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ओके, के ठीक है। खिलाफ या हमारे अभी देश के नहीं, खिलाफ। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो मैंने नहीं कहा। अभी जेएनयू में चुनाव हुए थे ना, हाँ। तो अभी जेएनयू स्टूडेंट यूनियन जो है, हम्म। और उसके चेयरमैन कौन बने हैं, अध्यक्ष, नीतीश प्रेसिडेंट? सॉरी, कुमार करके नाम है। नीतीश कुमार। हम्म। उसमें एक किसी पोस्ट पे एबीवीपी की भी जीत हुई है। हम्म। ऐसा माना जा रहा है कि पहली बार एबीवीपी ने जेएनयू में कोई पोस्ट जीता है, हम्म। राइट? हम्म। तो आज तक नहीं जीत पाया, पहली बार जीता। आपका क्या विचार है, ये ठीक हुआ है या नहीं होना चाहिए था, एबीवीपी को नहीं आना चाहिए था? मेरे हिसाब से क्योंकि कई सर लोग आरोप लगा रहे हैं कि इससे एक गलत परंपरा शुरू हो गई है। मेरे हिसाब से सर, अगर उस स्टूडेंट विंग ने अगर मेहनत की है अपने हम्म, तरफ से, अगर उनका जो एजेंडा रहा है, हम्म, अगर वो उसको प्रभावित कर पाए हैं जो भी हम्म, स्टूडेंट्स हैं कैंपस के, हम्म। तो एक तरीके से सही है। अगर उन्होंने मेहनत की है तो उनकी जीत हुई है, मेरे ख्याल से सही ओके, है सर। जेएनयू का जो चीफ पोस्ट है हम्म। वो क्या होता है जेएनयू में? जेएनयू में तो वाइस चांसलर ही होते वाइस हैं। चांसलर। हम्म। अभी हिंदी में नाम को लेके कुछ चेंजेस हुआ है ना? हाँ सर, पहले क्या था, अभी क्या हो गया? पहले कुलपति था, अभी कुलगुरु करने का कुलगुरु। प्रस्ताव। इसको कैसे देखती हैं आप? ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कुलपति एक तरीके से पुरुष प्रधान समाज को दिखाता है, हम्म, जबकि कुलगुरु की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से मतलब जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि हम्म, इसमें पुरुष और महिला को हम्म। जो है हम नहीं दिखा रहे हैं कि कौन ज़्यादा डोमिनेट है। लेकिन इसको लेके एक कंट्रोवर्सी भी है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने विचारों को इस माध्यम से जेएनयू में थोपने की कोशिश कर रही है, जो अभी तक सामान्य तौर पे जेएनयू को लेफ्ट विंग की तरफ झुका हुआ माना जाता था। आपको क्या लगता है? पर मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, नहीं मुझे लगता। लग रहा है कि एक बेहतर चलिए ठीक है, इनिशिएटिव ही। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, 5 शब्द मैं बोल रहा हूँ, पांचों में डिफरेंस आप बता दीजिए। द वन इज पूंजीवाद कैपिटलिज्म, हम्म। दूसरा समाजवाद, तीसरा साम्यवाद, चौथा साम्राज्यवाद, पांचवा उपनिवेशवाद। सर सबसे पहला तो पूंजीवाद में हम लोग मार्केट मतलब फैक्टर करता है कि हम्म, पूंजीवाद में कोई भी चीज़ मार्केट के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक डिमांड है। एंड सप्लाई जो भी है। सेकेंड बताइए। दूसरा समाजवाद की बात करें तो समाजवाद में जो है वो स्टेट डिसाइड करती है कि कोई भी चीज़ कैसे मतलब किसी चीज़ का कैसे एक तरीके से बंटवारा होगा हम्म, संसाधन का। हम्म। और साम्यवाद कम्युनिज्म। साम्यवाद का मीनिंग है सर, साम्यवाद को जहाँ तक मैं कर पा रही हूँ, कम्युनिज्म वो एक स्टेटलेस सोसाइटी की बात करती है, हम्म, और वहाँ पे ये है कि जो सर्वहारा वर्ग है वो एक तरीके से हम्म, पूरा जो भी रिसोर्स है हम्म, उसका मालिक है, मतलब एक तरीके से वो क्रांति हम्म, लाएंगे हम्म, और वो उसके मालिक बनेंगे जो हम्म। भी संसाधन है। साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद किसी दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाना। और उपनिवेशवाद एक ही बात है, उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद या अलग अलग है? सर अलग है, पर जो डिफरेंस है वो मैं अभी तुरंत ऐसे सोच अच्छा, नहीं पा रही। साम्यवाद पे मैं एक दो चीजें और पूछ लेता हूँ। जैसे कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी साम्यवाद की, हम्म। और स्टेटलेस, इवन फैमिली लेस सोसाइटी, रिलीजन लेस सोसाइटी, तमाम ऐसी बातें कही उन्होंने। आपको लगता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच था या उससे कुछ दुनिया को बेनिफिट हुआ? कम्युनिस्ट अप्रोच से दुनिया को कुछ फायदा भी हुआ है क्या? क्योंकि वो तो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। कुछ हद तक सर कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जैसे लोगों में जागरूकता आया है जो सर्वहारा वर्ग है। थोड़ा बहुत या फिर कितना, लगभग? बहुत ज़्यादा तो अभी मतलब एक तरीके से मार्क्सिज्म बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, हम्म, क्योंकि उसका जो थ्योरी था वो पूरे तरीके से इकोनॉमी पे बेस्ड था, हम्म, वो हर चीज़ को इकोनॉमी से मतलब एक तरीके से कंपेयर कर रहे थे, हम्म, जबकि समाज में रहने के लिए बहुत सारा फैक्टर हम्म, और भी चीज़ मतलब इंक्लूड होता है। हम्म, तो कुछ कुछ चीज़ें जैसे मार्क्सिज्म ने लाया लोगों में एक तरीके से अपने अधिकार के प्रति जो भी सर्वहारा वर्ग है हम्म,
उनको एक्टिव किया, उनको जागरूक किया, तो बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो बदलाव आया है मार्क्सिज्म के कारण। साम्यवाद और इसी से बाद भी डिराइव हुआ माओवाद, मतलब मार्क्सवाद से माओवाद डिराइव हुँ, हुआ। क्या डिफरेंस है? माओवाद की जो क्रांति थी हुँ, और जो मार्क्स की क्रांति थी, माओवाद मतलब माओ से तुंग, आप हुँ, समझ रही हैं? हुँ। दोनों के जो रिवॉल्यूशन था उसमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? माओवाद जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ सर कि हम्म, उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से बात किया गया था। वो एक तरीके से खूनी क्रांति की वो बात तो कर रहे थे। कार्ल मार्क्स का भी खूनी क्रांति था, उन्होंने भी कहा कि तलवार उठाओ और पूंजीपतियों के गर्दन काट दो। फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? क्रांति फंडामेंट तो दोनों में था, बेसिक डिफरेंस क्या है? ये अभी नहीं सोच चलिए पा रही कोई हूँ बात सर नहीं मैं। है। लास्ट मुझे बता दीजिए, केवल आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, हुँ, प्रियम्बल आपको याद है, हुँ। सुना सकती हैं? हम भारत के लोग हम्म, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अ, ल सम गौरवशाली लोकतांत्रिक गौरवशाली कहाँ प्रियम्बल में है? समाजवादी, सोवरेन पंथ सोशल निरपेक्ष। सॉरी सर बोल सकती हैं? इंग्लिश में याद है? हाँ सर, मैं हिंदी में ही बोल सकती हूँ। बोलिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अ, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। चलिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। निशा जी, आपने पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किया है। यस सर। भारत के संविधान के पार्ट थर्ड और पार्ट फोर में क्या अंतर है, बता सकते हैं? सर पार्ट थर्ड में तो मौलिक अधिकार की बात की गई है हम्म। और पार्ट फोर में नीति निदेशक तत्व की बात क्या की गई है। अंतर है दोनों में? सर मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए से लिया गया है। तीन चार अंतर मैं बताना अच्छा, चाहूँ। दो दो अंतर क्यों, आप बता दीजिए। पहला तो यूएसए से लिया गया है, दूसरा नीति निदेशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो है वो एक तरीके से व्यक्ति को स्टेट के खिलाफ प्राप्त है। और अगर नीति निदेशक तत्व की बात करें तो ये लोगों को ये एक तरीके से राज्य का मतलब राज्य को एक तरीके से निर्देश देने के लिए किया गया है। और तीसरा बताऊं सर या फिर? नहीं, ठीक है, हो गया। अच्छा, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र का जहाँ तक एक अब्राहम लिंकन का कोट है कि हम्म। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। अच्छा, ये बता सकते हैं कि संविधान में संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है? संविधान में संशोधन सर हमारे संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, जिसमें 3 तरीके से संविधान में संशोधन होता है। हम्म। पहला तो साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत से आप क्या समझते हैं? साधारण बहुमत में सदन में जितने भी सदस्य होते हैं हम्म। उनका 50% प्लस 1 को मतलब हम लोग साधारण बहुमत कहते हैं। और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति अगर मिल जाती है हम्म। तो फिर वो विधेयक बन जाता है। अच्छा, उसके बाद? दूसरा विशेष बहुमत। हम्म। और तीसरा विशेष बहुमत प्लस जो आधे से अधिक जो राज्य हैं हम्म। उनका स्वीकृति। तो किस मामलों में आधे से राज्यों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है? ऐसे मुद्दे जो राज्य से जुड़े होते हैं जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन और एक दो और चीज़ें हैं सर अभी मैं याद नहीं कर पा अच्छा, आप ये बताइए कि अभी जो तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, जिसमें राज्यपाल के द्वारा जो बिल पर सहमति नहीं दिया गया था, उसको ऑटोमेटिक सुप्रीम कोर्ट से सहमति दे दिया गया। क्या भारत सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में बदलाव हेतु संविधान में संशोधन कर सकती है? भारत सरकार संविधान बदलाव कर सकती है। बदलाव तो कर सकती है सर, लेकिन मूल संरचना में जो है एक तरीके से बदलाव नहीं हो सकता है। देखिए, भारत का संविधान जो एक फेडरल संविधान है, आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे? भारत का संविधान फेडरल संविधान है। इसके पीछे 2-3 तर्क हैं। हम्म। पहला तो ये कि जो शक्तियाँ हैं उनका हम्म। बँटवारा स्पष्ट रूप से है। हम्म। राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची हम्म। और अपशिष्ट शक्तियाँ हैं। उसके बाद सर दोहरी सरकार है। जैसे संघ में केंद्र में संघ की सरकार है, राज्यों में राज्य की सरकार है। हम्म। तीसरा ये है कि हमारा संविधान सर्वोच्च है और फिर लिखित संविधान है हमारे पास। और सर अभी अच्छा, मेरे चलिए, अच्छा ये बताइए कि
भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था और उस ऑपरेशन का क्या नाम था? 1978 में, और उसका नाम इस्माइल बुद्धा था। अच्छा, उस समय कौन थे देश के प्रधानमंत्री? देश के प्रधानमंत्री, सर मैं ये मतलब याद है लेकिन अभी तो नहीं सोच पा रही हूँ ऐसे। ठीक है, आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम इंदिरा सुना होगा। गांधी शायद सर उस टाइम पे प्रधानमंत्री। ठीक है, आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम सुना है? यस सर। क्या कारण था? ये जो सिख लोग थे, एक तरीके से अलग अकाली दल के लोग थे, जो भिंडरावाला का नाम आता है इसमें, हम्म जो अलग सिख लैंड की बात करते हैं। हम्म और उनके वजह से राष्ट्र की एकता और अखंडता को एक तरीके से चुनौती मिलती है। और इंदिरा गांधी के टाइम जो है, अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे ये ऑपरेशन चलाया जाता है, और उनकी एक हत्या शायद की जाती है वहाँ अच्छा, आपने रेगुलेटिंग एक्ट का नाम सुना होगा। पे। यस सर। तो उसमें भारत में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कितने मेंबर्स थे उसमें? कलकत्ता में की गई थी सर, और 3 मेंबर थे। आपने शाहबानो का मामला सुना होगा। हाँ सर। क्या मामला था उनका? ये 3 तलाक से जुड़ा हुआ मामला था। अच्छा 1985 का मामला था शाहबानो का मामला। अच्छा। और ये राजीव गांधी के टाइम काफ़ी हाईलाइट हुआ था। और एक तरीके से जो अभी यूसीसी लाने की बात कर रही है कैंसर का, तो उसको लेके मतलब ये था कि धार्मिक शुद्ध सर, अभी मैं एग्जैक्ट नहीं भूल पा रही हूँ अच्छा उसको। ठीक, उसमें कुछ मेंटेनेंस वगैरह का भी मामला था क्या? मेंटेनेंस की बात थी सर। अच्छा। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी क्यों कहा जाता है? नहीं सर, इसके बारे में। अच्छा। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि भारत के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों जाता है? क्योंकि सर भारत जब आज़ाद हुआ था तो हम्म काफ़ी जो 550 रियासतें थी भारत में, हम्म और सब एक तरीके से बिखरे हुए थे, और ये काम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही सौंपा गया था कि वो देश का एकीकरण करे। हम्म तो जैसे जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, बाकी हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई के द्वारा, जम्मू कश्मीर में जो है उनको भी एकीकरण किया गया। और ये सारी चीज़ों में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जिसके कारण कि उनको। अच्छा, आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में सुना होगा। यस सर। सबसे मेन प्रावधान जो जुडिशरी से रिलेटेड था वो क्या था उसमें? उस टाइम पे सर सुप्रीम कोर्ट की, जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट था इंडिया का, उसकी स्थापना की गई थी कहाँ उसमें। पर किया गया था स्थापना? मुंबई में सर। मुंबई में। अच्छा। ये बता सकते हैं कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है? कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होता है। कहाँ पर उसका प्रावधान है? प्रावधान तो ऐसे नहीं। संविधान में कहीं पर भी उसका उल्लेख किया गया है? कॉलेजियम प्रणाली का मैं जहाँ तक याद कर पा रही हूँ कि इसका उल्लेख नहीं। अच्छा। मतलब जो अपॉइंटमेंट किया जाता है कॉलेजियम के द्वारा, वो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट में है, क्योंकि संविधान में तो उल्लेख ही नहीं है। सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ इसको ठीक है, इट्स ऑल सही राइट। तरीके से। आप देखिए, देवघर से बिलोंग करती हैं, और देवघर में कुछ दिन पहले रोपवे में हादसा हुआ था, और मान लेते हैं कि अजय सर्कल ऑफिसर एट झारखंड एजुकेशन सर्विस के द्वारा आप वहाँ पे अपॉइंट है। आपको फोन के द्वारा सूचना मिलती है कि वहाँ पर रोपवे में हादसा हो गया है। आप तुरंत क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे वहाँ पे? सबसे पहले तो सर मैं एम्बुलेंस को कॉल करूँगी, जो भी वहाँ के मतलब क्षेत्र में जो हॉस्पिटल है। हम्म बाकी पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी वहाँ पे, और हम्म। जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है उसको भी तुरंत फ़ोन किया जाएगा, ताकि राहत और जो बचाव कार्य है वो मतलब जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। देखिए, आपका जो दूसरा प्रेफरेंस है वो झारखंड एजुकेशन सर्विस है। आप देखेंगे कि आज के डेट में लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के बनिस्बत निजी स्कूलों में पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या कारण है? और एज ए एजुकेशन सर्वेंट, आप उसमें कैसे बदलाव लाएंगे पेरेंट्स के में, कि वे अपने बच्चों का एडमिशन निजी स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूल में कराएं?
कुछ कमियां हैं सर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे भी हैं। बाकी टीचर्स उतने अच्छे से ट्रेंड नहीं है। जैसे पहले पारा टीचर्स काफ़ी, जैसे सरकारी स्कूलों में पारा टीचर्स की नियुक्ति हुई है, तो उनको उतना बेहतर तरीके से मतलब पढ़ाने का जो तरीका है वो भी नहीं है। तो एक तरीके से उनको एक ट्रेनिंग, जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स ट्रेनिंग को लेके भी बात की गई है, हम्म। तो उस चीज़ पे काम किया जाएगा। बाकी बच्चों को भी एक तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी गवर्नमेंट स्कूल में उतनी सही तरीके से नहीं हो पाती हैं, जिससे मतलब पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे का एक तरीके से समग्र विकास नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को भी लेके मैं काम करूँगी, ताकि बच्चे एक तरीके से जो है वो प्रोत्साहित हों, और मतलब पेरेंट्स जो हैं वो स्कूलों में भेजें अपने बच्चों को। तो पारा टीचर का अपॉइंटमेंट तो सरकार के द्वारा किया गया है, तो आप उनका जो कैलिबर है उसमें आप स्थिति कैसे कर पाएंगे, जबकि आपके पास तो राइट ही नहीं होगा। एक तरीके से उनको अगर कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है तो मे भी कुछ बेटर रिजल्ट हो सकता है आप उसका। रिकमेंड करेंगे कि नहीं सर, शायद। ठीक है। ठीक, जा ठीक है, सकती हैं आप थैंक यू सर, निशा। थैंक यू। शायद हमको लगता है फाइनल ये नहीं होगा, ये यहाँ के लिए आगे बैठ जाइए। निशा, जल्दी से पॉइंट वाइज बताइए, आपको कहाँ कहाँ सुधार करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। सर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो मैं नहीं याद कर पा रही हूँ। ठीक। बाकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर मैं बहुत फंस रही हूँ। ठीक। और सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि काम, क्योंकि मैं अपने अथॉरिटी से आगे बढ़ के कोई चीज़ बता रही हूँ। बाकी थोड़ा मेरा हैंड मूवमेंट जो मतलब मुझे लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। सॉरी बोलने का तरीका थोड़ा मतलब कैजुअल था, ऐसे कि मैं नहीं याद कर पा रही हूँ। ड्रेस यही रहेगा फाइनल? हाँ सर, फाइनल के लिए तो यही सोचा। ये कैसा है पूजा जी, बताइए। ड्रेस तो हम लोग को नहीं लग रहा है। एक क्योंकि तो ब्लैक ब्लैक है ना, जो है, ब्लैक ही है ना ब्लैक हमारी जो है जो वो बहुत अच्छा साउंड नहीं करता है ब्लैक। दूसरी साड़ी भी मेरी जो है वो ब्लैक ही है मैम। फिर आपका आप 17 को है ना, हाँ तब तक अरेंज कर लीजिए। हाँ हाँ, फिर वही और कि देखिए झारखंड की जो हमारी संस्कृति है ना, ऐसे मतलब नहीं, नॉर्मल ब्लैक ऐसे भी और मतलब किसी बहुत अच्छे काम के लिए बहुत अच्छा माना नहीं जाता, बहुत अच्छा उसका साउंड बहुत अच्छा नहीं होता है। वो एक क्या पॉजिटिवनेस नहीं आता हम्म है ना, आपको देखने से वो ग्लो होना चाहिए आप, हम्म तो वो थोड़ा सा फुल ध्यान रखें। कॉन्फिडेंस वो चीज। और दूसरी, आप लग रहा है कि आप अपने जो ड्रेसिंग है उस पे कॉन्फिडेंट नहीं, तो अगर आपको साड़ी पहनना है तो थोड़ा उस पर कॉन्फिडेंट होकर आप घर में पहन के ही कोशिश कर लीजिए कि हाँ, आप मीन्स पूरी तरह से प्रैक्टिस हो कॉन्फिडेंट रहें, सकता है। है ना। हम्म प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। साड़ी पहनिएगा तो हल्का क्रीम कलर का साड़ी है ना, हल्का सा हल्का पिंकिश चलेगा, हल्का सा ब्राउन कलर का होता है ना, हल्का सेलेक्ट करने में ही फंस जाती हूँ मैम, समझ में ही नहीं आता है हल्का कि कौन क्रीम सा कलर का चलेगा साड़ी कौन सा लीजिए ना, नहीं थोड़ा चलेगा। सा पतला सा पार डिजाइन वगैरह नहीं बना हुआ, उसका कंट्रास्ट ब्लाउज बनवा लीजिए, है ना। और इतना सादा सादा नहीं, छोटा सा कान में टॉप्स वगैरह भी डालिएगा तो अच्छी लगेंगे ना। तो हम लोग सर बता देते हैं कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है। आपको मिरर प्रैक्टिस की जरूरत है। मिरर प्रैक्टिस कीजिए, कुछ क्वेश्चन का लिस्ट बनाइए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, किसी को बोलिए वीडियो बनाएंगे और उसको देखिए कहाँ कमियां हैं। हैंड पोजीशन आपको सही करना है, हाथ आगे ऐसे ऐसे रखना है और थोड़ा सा ये ऐसे, और नहीं तो ऐसे क्रॉस करके, है ऐसे ना। और हैंड मूवमेंट भी होता है, ऐसे आपका मुट्ठी बन जाता है, ये होता है, उसको ये करना है। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए, है ना। आपको नॉलेज है लेकिन आप बता नहीं पा रही है क्योंकि आपने अपना कॉन्फिडेंस खुद लूज कर दिया है। उसे आपको बढ़ाना है, मतलब आवाज थोड़ा तेज करें, कम्युनिकेशन स्किल इससे बढ़ेगा आपका, है ना। आई कांटेक्ट और आई मूवमेंट, जब आप हमसे बात करें या सर से बात करें तो उनके साथ तो कांटेक्ट बनाए, और भी जो बोर्ड के सदस्य हैं उनको भी एक नज़र आप देखेंगे। 80% जिनसे बात कर रही हैं, 20% और सभी को। और आई मूवमेंट है कि आप एकदम सामने देखने लगती है, नीचे देखने लगती है, ऊपर देखने लगती है। इवन आपका एक बार राउंड राउंड आंख एकदम इधर से उधर हो रहा था, हम लोगों ने मार्क किया है ना। तो इस पे कमांड करना है। स्माइल तो बहुत जरूरी है। अगर आप देखिए अभी कितनी अच्छी लग रही हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं इसके। प्रश्न का जब आपको जवाब नहीं आता है तो आप सोचने वाली मुद्रा में आ जाती हैं, है ना। लगता है आप थिंकिंग कर रही हैं,
तो ऐसा नहीं करना है। वहाँ आपके साइकोलॉजी को रीड किया जाता है, क्या आता है क्या नहीं आता है वो तो बात की बात है। फैक्ट पे आधारित प्रश्नों का नहीं जवाब देंगी तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन इस तरह का बिहेवियर नहीं, आवाज को तेज करना ही है। और क्या करना है कि जैसे आप जो सॉरी बोलती है ना, जब आपको समझ में आ जाता है कि इस प्रश्न का जवाब नहीं पता है, सॉरी सर अभी हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, घर जाकर इसे देख लेंगे, अलग अलग अंदाज में आपको सॉरी बोलना है। और अगर किसी प्रश्न का जवाब आपको लगता है नहीं आता है और आपको अनुमान लगाना है उसमें, तो आप परमिशन लीजिए कि सॉरी सर हमको इसका मतलब सही जवाब मतलब ध्यान नहीं आ रहा है, इसमें गेस कर सकते हैं अगर बोले तो। कई प्रश्नों का जवाब सर ने एक पूछा आपने आधा दिया उसके बाद बोल दिए ये नहीं आता है, ठीक है। यस तो मैम। इन सभी चीजों को आपको देखना है। कॉन्फिडेंस तो आपको बढ़ाना होगा, अभी आपके पास समय है, ड्रेस चेंज करिए और एक एक और मॉक आप हो सके तो प्रॉपर ड्रेस में आकर 17 से पहले दे दीजिए। दे 17 के ठीक पहले, है। ठीक है। और सर लोग बताइए। ठीक है, एक तो किन्हीं का भी नाम लीजिए तो उसके नाम के आगे हाँ आप पहले कस्तूरी रंगन फिर बता रही हैं श्री कस्तूरी रंगन, तो वो ठीक नहीं है। इसका थोड़ा इशू आपने है राजीव गांधी जी का नाम लिया, इंदिरा गांधी जी का नाम लिया, हम्म, कस्तूरी रंगन जी का नाम लिया, तो नाम क्या गया? तो कस्तूरी रंगन जी का देहांत तो स्वर्गीय के डॉक्टर सब लगा सकते हैं, प्रोफेसर लगा सकती हैं, है ना? सर, वो ये क्योंकि उनके एट नाम, द मोमेंट याद ही नहीं रहता, मतलब ठीक ऐसे है, बहुत प्रैक्टिस कर चीजें। लीजिए इसकी, क्योंकि ये इससे गलत मैसेज जाएगा आपसे। वो बहुत प्रोफाइल में बहुत ऊपर है, आपके समकक्ष तो नहीं है ना, हम्म। तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप कैजुअल वर्ड बहुत यूज करती हैं, एक तरीके से मान लीजिए, तो वो नहीं करना है, कोशिश करना है। इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए इसीलिए कहा गया कि मिरर प्रैक्टिस करिए, रिकॉर्डिंग करिए। पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा फंडामेंटल चीजें आप देख लीजिए, है ना? अभी आपसे इंपेरियली क्या बोलते हैं, प्रियम्बल। प्रियम्बल भी आप जो है वो प्रॉपर नहीं बता प्रियम्बल पाएंगे। मैंने बहुत बार याद किया है सब, पर ऐसा होता है कि देख फंस लीजिए, जाती कोई हूँ। बात नहीं है। उसके बाद फिर आपसे 5 टर्म पूछा, आप साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में अंतर नहीं बता पाई। पॉलिटिकल साइंस जेएनयू से करके आई हैं, तो प्रोफाइल के हिसाब से एक्सपेक्टेशन होता है। यस सर। जैसे आप जेएनयू से आई हैं तो पहले से आदमी ये मान के बैठेगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगी। अगर एसकेएमयू से की होती हैं आप पॉलिटिकल साइंस, तो आपसे एक्सपेक्टेशन कम होता, एक्सपेक्टेशन बढ़ गया और परफॉर्मेंस एट पार नहीं होगा परफॉर्मेंस, तो थोड़ा सा नेगेटिव मैसेज आएगा। थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इंपेरियल सॉरी साम्राज्यवाद जो है वो ऐसी अवधारणा है जिसमें जरूरी नहीं है कि आपका दूसरे देश में शासन हो। साम्राज्य का विस्तार किसी भी तरीके से होना चाहिए, वहां प्रत्यक्ष रूप से शासन करना आवश्यक नहीं है, लेकिन नहीं। उपनिवेशवाद में प्रत्यक्ष शासन होता है, कंट्रोल अपने हाथ में। ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी है तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, वो तो आप ठीक ही बोली। इसके बाद मधुबनी कला वाला आपसे पूछा, पद्मश्री बहुत फेमस रही दुलारी देवी जी बिहार में ना, यस सर। इसलिए फेमस रही कि लास्ट ईयर जो बजट आया उसमें जो निर्मला साड़ी पहनी थी वो सीतारमण। बहुत चर्चा में रहा ना, उन्होंने गिफ्ट किया था। हम्म। इसके बाद फिर ये 5+3 3 4 एजुकेशन सर्विस दिया, वो पढ़ लीजिए आप। तो 3 साल की उम्र से बच्चों को वहाँ पे ट्रीट करने का प्रावधान है। 3 to 18 ईयर्स के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो प्री स्कूलिंग की भी व्यवस्था है 3 साल के लिए, वहाँ से है वो, तो वो सब देख लीजिए। और एक क्वेश्चन पूछा था सर ने कि कॉलेजियम में अगर जो सॉरी कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के रिफॉर्म। किसी डिसीजन को अगर चेंज करना है भारत सरकार को तो कर सकती है, तो आपने क्या कहा कि भारत सरकार जो है संविधान में बदलाव कर सकती है, नहीं कर सकती? जो भी भारत सरकार थोड़ी संविधान में बदलाव करती है, संसद करती है। जी सर। भारत सरकार कर सकती है नहीं। संविधान में बदलाव, नहीं कर सकती है ना, तो उसको करेक्ट करके बोलना है संसद करती है, राइट? तो ये छोटी चीज है, लेकिन इससे क्या पता चला कि पॉलिटिकल साइंस फिर आप ऐसे ही पढ़ के आ गए हैं। बहुत टेक्निकल छोटी सी चीज है, लेकिन उससे बहुत सारा चीज रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिए। 1-2 बार हमने आपको हिंट भी किया 5+3 3 4, तो थैंक यू बोलिए जिन्होंने आपको हेल्प किया। ये सब बेसिक एटिकेट है, बाकी ठीक है, ओवरऑल अच्छा है, प्रोफाइल भी अच्छा। आप थोड़ा सा इस पे काम करिए, और अपने बायोडाटा पे भी काम कीजिए, वो तो बहुत बायोडाटा का जरूरी है। बेसिक्स, और जो आप गेटअप रहेगा, जैसे अभी आपके साड़ी पर भी बहुत क्वेश्चन हो सकता था, है ना? तो जो पहनेंगी उसको भी थोड़ा हाँ ध्यान देना, बिल्कुल बिल्कुल। है ठीक ना? है। कि अभी अब मेरा फर्स्ट अभी मैं मॉक। पूछूंगी कौन सा प्रिंट है आपके साड़ी में, और चूंकि आप आर्ट है ना? से भी जुड़ी हुई हैं, यस। आर्ट मधुबनी से कला भी और क्या क्या मधुबनी, तो लिखा हुआ ये आर्ट की नॉलेज का नॉलेज आपको होना होना चाहिए। चाहिए। अपने लोकल जगह का भी, अपने जहाँ से आई है वहाँ का के बारे में भी कुछ जो बेसिक चीज है। देख लीजिए, बाकी ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और थोड़ा सा नॉलेज पे और काम करना है। सर, मेरा फर्स्ट मॉक था ये, तो कोई और बात मैंने नहीं, आज तक कभी बोला आप भी नहीं है, और मतलब थोड़ा ऐसे प्रिपेयर पहले। करके फिर एक बार दे दीजिए। अच्छा है ओवरऑल, अच्छा है ओवरऑल।
मतलब ऐसा नहीं कि खराब है, अच्छा है और इसको अच्छा कर लेना है ना। ठीक है। ठीक है शशि जी।